संविधान और आदिवासियों की चर्चा कर रहे हैं। सूरज मंडल ने पॉइंट जो रेज किया था वो वैलिड है, क्योंकि आदिवासी कॉन्स्टिट्यूशंस और आदिवासी तालमेल नहीं खाता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस अगर हम बात करें तो हम लोग को आदिम जाति में नहीं होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब का बात होती है। क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब अगर शेड्यूल्ड नहीं है आप, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से बंचित रहते हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिक सेंस में है कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान में जहाँ तक है आदिवासियों के लिए, मुझे लगता है कि एक तो हम संविधान के कारण एक सिटीजनशिप हो गए, एक सिटीजन हमारा नागरिक है, और हमको वही अधिकार मिला जो किसी दूसरे को मिलता था। क्योंकि ब्रिटिश के टाइम में हम लोग बेसिकली कहते हैं सब्जेक्ट थे, कि हमारे पास कोई राइट और अधिकार नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी समानता का एक इक्वल बिफोर लॉ को दिया है कि बहुत बड़ी चीज़ है। नागरिक हैं वो सब, एटलीस्ट बिफोर द लॉ वी आर ऑल, हम लोग इक्वल हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर हम भारत का देखेंगे तो हम लोग का इक्वालिटी नहीं था, कास्ट था, हायरार्की था, और हायरार्की को अच्छा माना जाता था। कि कास्ट सिस्टम जो अच्छी चीज़ मानी जाती थी, और जो वैल्यू था और स्ट्रक्चर था दोनों तालमेल खा रहे थे। इसलिए उसमें छोटा बड़ा अच्छा चीज समझा जाता था, अच्छी चीज समझी जाती थी। कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने उसको अपसाइड डाउन कर दिया। तो उसने चैलेंज किया कि जो हायरार्की है, जो असमानता है, वो गलत चीज है। और हम लोग जो है पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने के बाद हम लोग को ये महसूस हुआ कि अगर हम अंबानी हो या अदानी हो या बहुत पढ़े लिखे हो या वर्कर हो, एटलीस्ट लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग इक्वल बिफोर द लॉ। ये सबसे बड़ी देन है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ हम लोग केवल आदिवासियों के, हम लोग केवल एक, हम लोगों को इक्वालिटी का स्टेटस नहीं मिला, लेकिन हम लोगों को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं। एक तो दलित लोगों के साथ हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला, पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन हुआ, स्टेट एम्प्लॉयमेंट में रिप्रेजेंटेशन हुआ, आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ होता, अब अफर्मेटिव एक्शंस का जो डायमेंशन रिजर्वेशन नहीं हुआ होता, तो हम लोग आज कहाँ हो सकते थे? क्या हम लोग जिनकी आदिवासियों के एक लिटरेट ट्रेडिशन ही नहीं था, लिखने पढ़ने का आदिवासियों में ट्रेडिशन नहीं था, लिखने पढ़ने तो ब्रिटिश के टाइम से आना शुरू हुआ। हम लोग रिकॉर्ड भी नहीं सकते थे, इसलिए बहुत सारी जमीन जो ब्रिटिश टाइम में बाहर के लोग आके हमारे जमीन को रिकॉर्ड करके ले गए थे। तो एलियनेशन शब्द ये सब हुआ, ये तो हुआ है ना। तो कहने का मतलब यह है कि रिप्रेजेंटेशन हुआ, एक भी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया, पॉलिटिक्स में आए रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब दूसरी बात है कि हमको जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी बात मानते नहीं, हमारे लिए करते नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आज आपके 44 MP हैं या MLA होंगे आपका दिलासी में, वो आदिवासियों का पॉलिसी और आदिवासियों का कानून के लिए क्या करते हैं? बहुत सारे जो कानून बने हैं, क्या उन्होंने उसको रिसिस्ट किया कि उसके अगेंस्ट खड़े हुए? लैंड एक्विजिशन एक्ट है वगैरह वगैरह, बहुत सारे कानून हुए। तो ये बात है कि हम लोग जो है रिप्रेजेंटेशन तो हुए, रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी इशूओं को कितने हद तक हम लोग रिप्रेजेंट किए, ये बहुत बड़ी हमारी सोचने लायक है। हाँ, नौकरी में रिप्रेजेंटेशन में एम्प्लॉयमेंट था या कुछ था, उसको रेज कर दिया, लेकिन आदिवासियों का जमीन और उनका फॉरेस्ट पर जो बेदखल शुरू हुआ, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बहुत सारे कानून लाए, थोपे, उसको हम लोगों ने कभी, पॉलिटिशियंस ने ना, हमने कभी उसको विरोध किया। यह हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सूरज मंडल जी बोल रहे थे कि आदिवासी पीते हैं, लेकिन ये भी एक धारणा हो गई है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग पीते हैं इसलिए हम लोग ऐसे पीते हैं। ये तो आदिवासियों को कहा जाता है कि आदिवासी तो एक क्या कहते हैं, आसम क्या कहते हैं, जंगली है। जंगली का कॉन्सेप्ट था, सभी लोग आदिवासियों को जंगली कहते थे, ट्राइब, और आज भी समझते हैं।
तो कम से कम आदिवासी ने तो उनको एक नया रूप दिया ना, एक नया आइडेंटिटी दिया। जंगली तो नहीं है वो कहते हैं हम आदिवासी हैं, ओरिजिनल पीपल, हमारी हिस्ट्री है और हमारे आने के बाद ही आप आए हैं, तो एक आइडेंटिटी देती है। ये दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन से उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है और प्रॉब्लम भी है, उसको मानना चाहिए। लेकिन हम लोगों को एक सोशल कल्चरल आइडेंटिटी आती है और हमें स्वयं ये आइडेंटिटी, कोई हमें आइडेंटिटी ना दे। अब तक जितने भी हमें आइडेंटिटी मिले, बाहर के लोग आके आइडेंटिटी दिए हैं और उस आइडेंटिटी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन एक ऐसी आइडेंटिटी आई जिसको वो भी बाहर से था, लेकिन उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और हम कहते हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी है, आदिवासी हम हैं। तो बढ़िया, लोग गर्व के साथ कहते हैं हम आदिवासी। कोई नहीं कहता है कि हम गर्व के साथ हम जंगली हैं, ट्राइबल हैं, क्योंकि ट्राइबल का मतलब ही होता है कि आप सवेज हैं। तो ये बड़ी चीज है, इसीलिए लोग बहुत कहते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब। हम लोग घर में तो कभी नहीं कहते कि हम शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। ये तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी है और उसको दिया गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक हमें समानता का अधिकार मिला कॉन्स्टिट्यूशन से, हमें स्पेशल राइट्स मिले जिससे कि हम लोग जो है स्टेट के साथ, लार्जर सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट हो सके, हम लोग पॉलिटिक्स में हो सके, हम लोग हायर एजुकेशन में हो सके, हम लोग क्या कहते हैं हायर क्या कहते हैं स्टेट एम्प्लॉयमेंट में, उसके बाद तो खाते नहीं होते। तो ये रिप्रेजेंटेशन का हम लोग इंटीग्रेट हुए इंडियन स्टेट के साथ और लार्जर इंडियन सोसाइटी के साथ। अदरवाइज हमारा कुछ शेयर नहीं था। सो एटलीस्ट वी बिकेम एन इंक्लूसिव पार्ट ऑफ इट। अभी भी एक्सक्लूडेड है लेकिन एटलीस्ट थर्ड जो प्रोविजन हम लोग को मिला और स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन जो दलित को भी नहीं मिला था, और स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है जो हम लोग कहते हैं फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ स्पेशल अधिकार मिला है एज ए ट्राइब, एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब। उसी प्रकार सिक्स्थ शेड्यूल जाए। कभी कभी मुझे लगता है कि सिक्स्थ शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल एरिया में क्यों नहीं मिला, क्या था जिससे के कारण जो है आदिवासियों को फिफ्थ शेड्यूल एरिया में आपने फिफ्थ शेड्यूल दिया। कहने का मतलब जो ब्रिटिश टाइम में जो अरेंजमेंट था उसी को आपने रिप्रोड्यूस कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। कहने का मतलब ये था कि जो पहले प्रोविंशियल काउंसिल में या पार्लियामेंट या उसमें लॉ जो बनते थे वो एप्लीकेबल नहीं होगा अनलेस गवर्नर जो लोग उसको चाहता है कि ये आदिवासियों के या शेड्यूल्ड ट्राइब के क्षेत्र में है तभी होगा। अब उल्टा कर दिया, सब कानून जो एप्लीकेबल होता है आपने उसको उल्टा कर दिया कि आप सब कानून एप्लीकेबल होता है अनलेस गवर्नर थिंक्स कि ये उसके फेवर में नहीं है। तो आजकल क्या ब्रिटिश इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी पार्लियामेंट ने कानून बनाया, जितने भी लेजिस्लेचर कानून बनाया, आपने आदिवासियों के ऊपर में थोपते उनका जो भी राइट एंड रिसोर्सेज था उसको आपने छीन के ले लिया कानूनी वाइज। ये तो फिफ्थ शेड्यूल में हुआ। सिक्स शेड्यूल में आपने दिया ही दिया उसको, सिक्स शेड्यूल आपने दिया उनको, दिया आपको हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दे रहे हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मतलब है कि हमको लीगल लेजिस्लेटिव पावर दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पावर दे रहे हैं और जुडिशियल पावर भी दे रहे हैं। उसका मतलब ये होता है तो अपना कानून बना रहे हैं कुछ सब्जेक्ट पर, जो पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना कानून बनाते हैं, अपने एग्जीक्यूटिव करते हैं और उनका कुछ जुडिशियल पावर भी है। तो वो तो सिक्स शेड्यूल में आपने दिया, मेघालय में दे दिया, मिजोरम में दे दिए थे, आपका आसाम के बहुत सारे हिल डिस्ट्रिक्ट में दे दिया, लेकिन आदिवासियों को जो था उसको आपने दिया नहीं। तो कहने का मतलब जब वहां लोग स्वयं अपने को गवर्न कर रहे हैं, फिफ्थ शेड्यूल में जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो हमके ऊपर में गवर्न कर लिया। मैं आदिवासियों को अपने को गवर्न करने के लिए आपने दिया, पैसा आपने दे दिया 1996 में, लेकिन पैसा क्या दिया? पार्लियामेंट का पैसा एक्ट ले लीजिए और अमेंडमेंट जो स्टेट लेजिस्लेचर ने किया उसको देख लीजिए कितना उन्होंने डाइल्यूट कर दिया है। अब झारखंड को ले लीजिए, आप पैसा एक्ट देखिए और कैसा आपने उस एक्ट को कंप्लीटली डाइल्यूट कर दिया। तो पार्लियामेंट में बना था उसको आपने डाइल्यूट कर दिया और आज तक लोग इन रूल्स भी नहीं बनाए हैं, तो आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? 25 साल तो हो गए पैसा का हुए, लेकिन आपने रूल अब तक नहीं बनाया है। छत्तीसगढ़ अभी बना रहा है, तो महाराष्ट्र और कुछ स्टेट को लेकर रूल ही नहीं बनी है 25 साल तक। तो आप किस प्रकार का आप देखना चाहते हैं? और आदिवासी लोग चुपचाप हमारे लेजिस्लेचर भी चुपचाप है।
तो ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, आपने इनैक्ट किया, लेकिन उसके बावजूद हम लोग परसू नहीं कर पा रहे, और उसके ऊपर बहुत सारे लॉ, बहुत सारे कानून लाके आप कोर्ट में जाके उसको स्टे कर लेते हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम्स है। अगर आप देखा जाए तो हम कभी लगता है कि 6 शेड्यूल क्यों 5 शेड्यूल में नहीं एक्टेंड किया गया। अगर उस समय किया होता, हो सकता है बहुत सारे हमारे जमीन थे, रिसोर्सेज थे, उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते, हमारी भाषा भी प्रोटेक्ट कर सकते थे, अपनी कल्चर प्रोटेक्ट कर सकते थे। और देखा जाए नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल्स लोग हैं वो एवरेज इंडियन के से भी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाता है। लिटरेसी 98% है, उनका पॉवर्टी लेवल करीब 20% से नीचे है। उनका एजुकेशन, उनका हेल्थ स्टेटस देखेंगे तो उनकी लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा है। तो अभी तो किसी ने एक न्यूज़पेपर में आया था कि बेस्ट डेवलपमेंट इंडिकेटर्स फ्रॉम द ट्राइबल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो वो तो, और सबसे खराब जो है वो 5th शेड्यूल एरिया में है। झारखंड, उड़ीसा, आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब 5th शेड्यूल एरिया है। सबसे पुअर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है। आपका कर्नाटका में मत छूंगे, केरला में छूंगे, क्यों? क्योंकि आपका जो होल हिस्ट्री रहा है 75 ईयर्स में, वो आपका हिस्ट्री ये रहा है कि आदिवासियों को एक 5th शेड्यूल एरिया में, क्योंकि मिनरल्स है, डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री है, एक्सट्रैक्शन है, इंडस्ट्री आ रहे हैं, हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स आ रहा है, आप उनको सेवरो, बाहर के लोगों को ले आओ, उनको मैटर करो, वहाँ उनको कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। सेनगुप्ता ने 60s में लिखा झारखंड में इतना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, इरिगेशन हुआ, लेकिन झारखंड के विलेजेस को देखेंगे 60-70 में ऐसा कोई लैंड इरिगेटेड नहीं हुआ, कोई ऐसा विलेज इलेक्ट्रिफाइड नहीं हुआ। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा था किसके लिए हो रहा था? तो सबसे बड़ी विडंबना यही है कि कॉन्स्टिट्यूशंस पे तो ये है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशंस को हमको लेटर एंड स्पिरिट में हमको कभी उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। और उसके कारण जो है सबसे खराब स्थिति आज आदिवासियों की है वो उस एरिया में जहां आपको कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड है इन द फॉर्म ऑफ द 5th शेड्यूल। ये तो विडंबना है, 5th शेड्यूल और पॉवर्टी एकदम साइड बाय साइड जा रही है। तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशंस को आप देखेंगे तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस में तो है, लेकिन आपने उस कॉन्स्टिट्यूशंस के जो प्रोविजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून नहीं बनाए। आपने एक एग्जीक्यूटिव के ऊपर हाथ छोड़ दिया, और गवर्नर जो है उसने कभी आज तक अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं किया, जो ब्रिटिश टाइम हुआ करता था। और लोग कह रहे हैं कि नहीं, गवर्नर को इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये चलता रहा। आदिवासी लोग बोलने रहे कि आपके पास स्पेशल पावर है, कभी उसने सीरियसली नहीं लिया। और ये इतना हो गया था कि जब गवर्नर लोगों का मीटिंग हुआ, जब हमारे वो थे 2010-11 में इसके कन्फ्रंटेशन हुई, तब जो हमारे जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर में आज एडवाइस लिया जाए अटॉर्नी जनरल से। तब अटॉर्नी जनरल महानाती थे, उन्होंने कहा कि एज इट इज 162 या 164 में ऑलरेडी डिस्क्रिशन पावर गवर्नर का है, और अगर 5th शेड्यूल में गवर्नर अपना डिस्क्रिशन पावर यूज नहीं करता है तो होल 5th शेड्यूल की लॉ फ्लॉज फ्लैट। कहने का मतलब था कि 5th शेड्यूल एरिया में गवर्नर अपना हक, अपना पावर यूज करके आदिवासियों को प्रोटेक्ट कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सभी कानून को अलाउ कर दिया, करते आ गया। तो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो लापरवाही हुई है उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो हुआ है वो इट्स ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नर। आप उसके बाद तो 5th शेड्यूल ला रहे हैं, वो 5th शेड्यूल को भी आपको इम्प्लीमेंट करने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो है क्या मतलब इसका मतलब ये है कि दिस इज लार्जर पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट में जो पॉलिटिक्स होती है उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हैं, और बहुत चाहते हैं कि इस प्रकार का डेवलपमेंट हो, उस प्रकार का डेवलपमेंट हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी के लिए एक पॉलिसी नहीं इमर्ज हुई है। मुझे तो लगता है कि हमारे आदिवासियों के लिए एक पॉलिसी नहीं है, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसी। वन इज फॉर द नॉर्थ ईस्ट, अनदर इज फॉर द 5th शेड्यूल एरियाज एंड अदर इज आउटसाइड द 5th शेड्यूल एरिया। इसलिए कहना कि आदिवासियों की एक पॉलिसी है, ये आप एग्जामिन कर लीजिए कि पॉलिसी बोलने से केवल नहीं होती है, आप उसको देखिए कि किस प्रकार का प्रैक्टिस हो रहा है, तभी आप जानेंगे कि पॉलिसी क्या है। 2 3 डिफरेंट काइंड। तो
ये आज हम जब कॉन्स्टिट्यूशन से आदिवासियों को वो कर रहे हैं, तो जो स्पेशल प्रोविजन मिला कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलर फिफ्थ शेड्यूल में, उसका क्या क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या उसका इम्पैक्ट हुआ है, हैज इट एबल टू प्रोटेक्ट और हैज इट एक्चुअली कंप्लीटली destroyed and deteriorated the life conditions of the tribes of Adivasis. That's the problem. यही है। अब राय साहब बता रहे थे, रेस साहब से बात हो रही थी, तो दिल्ली का बात हो, दिल्ली में शेड्यूल ट्राइब लिस्टिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप गए, क्योंकि आपको शेड्यूल ट्राइब तो मिलती है, लेकिन यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट में है वो है ही नहीं ना। तो आपको तो पहला सबसे बड़ा वो होता है कि आपको वो मोबिलाइज करना पड़ेगा कि आप जो है एक अमेंडमेंट ले आइए दिल्ली में कि जो आदिवासी बाहर से हम आ गए हैं, बस गए हैं, उनका एक लिस्टिंग हो, जिससे कि उनको जो जो सुविधा रही साहब बोल रहे थे वो मिले। और इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, रिजर्वेशन होते हैं, क्योंकि दलित क्या नहीं चाहते, दलित लोगों ने ही 90s पे केस किया था कोर्ट में, यहाँ आदिवासी नहीं है और आदिवासियों को देखो यहाँ पर जमीन क्यों कराते, क्योंकि आदिवासी को अंडमान में, दलित लोगों को अंडमान में प्रोविजन नहीं मिलता। जब यूनियन टेरिटरी था तो प्रॉब्लम नहीं था, तब स्टेट मानते हैं तो बोलते हैं इसमें डिस्ट्रिक्ट नहीं है यहाँ पर, तो आप कैसे तो ये तो कोर्ट केस के बाद हो गया दलित ऑर्गेनाइजेशन है जो कोर्ट में गए। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कॉन्स्टिट्यूशन के आदिवासियों का, जो भी हम लोग बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, हमारा बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मैं मानता हूँ बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग दिखा सकते हैं कि हाँ आदिवासियों के लिए बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हम लोग ही लोग जानते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कराया, कैसे स्टेट ने इम्प्लीमेंट कराया, जिसके कारण जो हमारी हालत आज जो थी उससे भी खराब होते जा रही है। मूवमेंट कॉलोनियल पीरियड से हम लोग यहाँ वहाँ से बिखरे हैं, उसमें चाय बागान जा रहे हैं, आसाम जा रहे हैं, मॉरिशस के, अब चाय बागान उनसे अब दूसरी जगह पर पलायन हो रहा है। तो ये तो है तो कुछ मुद्दे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के लोग देखना है कि कैसे इसको हम लोग वो कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एडवेंचरिज्म में होता है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन में ये मिला है इसलिए हम लोग जो भी करना है, जैसे पत्थर बड़ी हो है कॉन्स्टिट्यूशन पे, जिसका मतलब नहीं होता है कि आप एकदम एडवेंचरिज्म हो जाए और कहें कि दूसरों का कोई अधिकार नहीं। एक कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं उसको अच्छी तरह समझ के हम लोग को देखना है कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा अगर हम करते हैं जो कि बहुत हद तक अच्छी नहीं है, तो उसके कारण बहुत सारे पत्थर गड़े मूवमेंट में जो बहुतों को वो कर दिया है कि आप घुस नहीं सकते हैं, डीसी भी नहीं ले सकता है, डीएम भी नहीं ले सकता है, हम लोग ऐसी कोई ऐसी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो राइट्स हैं उसको और लॉ है उसको हम लोगों को अच्छी तरह समझना चाहिए, उसके इम्प्लीकेशन देखना चाहिए, और ऐसा स्टेटमेंट और ऐसा मूवमेंट नहीं करना चाहिए जो हम लोगों को हमारे विपरीत और हमारे खिलाफ चिंता करे। तो ये कुछ मुद्दे मैं अपने लोगों के सामने रखना चाहता हूँ।